मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और जमीयतुल उलमा हिंद और असदुद्दीन जिस प्रकार से यूसीसी की मुखालफत में कमर कस के मैदान में कूद पड़े हैं, तो मैं उनसे जानना ये चाहता हूँ कि आखिर वो किस बात का विरोध कर रहे हैं। कोई मसौदा सरकार की तरफ से हमारे सामने आया या नहीं आया, बग़ैर किसी मसौदे के हम उसका विरोध कर रहे हैं, ये इंतहाई गैर अखलाकी अमल होगा। दूसरी चीज़, हम आरएसएस और संघ के उस जाल में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं जिसमें हम समाज को डिवाइड करने का काम करें। अब वो यही चाहते हैं कि उन्होंने एक शगुफ़ा छोड़ा। मोदी जी अगर बहुत मुसलमानों की औरतों के हमदर्द बनते हैं तो वो जो मॉब लिंचिंग के ज़रिए मुस्लिम ख़वातीन को बेवा और बच्चों को यतीम बनाया जा रहा है, उनकी फ़िक्र कभी नहीं करते हैं। फिक्र इस बात की है कि हम 4 शादी, अरे कौन 2 शादी 1 बीवी को रखना तो मुहाल है। 4 शादी और 3 शादी का विषय उस वक्त हुआ करता था जब मैन टू मैन जंग हुआ करती थी, मर्दों का कत्ल हो जाता था, औरतों को दासी और गुलाम बनाया जाता था। उस समय एक व्यवस्था रखी गई कि भाई अगर तुम दासी बना करके रखने के बजाय अगर तुम इतनी हैसियत रखते हो कि 4 औरतों का बोझ उठा सको तो उनसे निकाह कर लो। अब वो व्यवस्थाएं उस समय के लिए थीं और आज भी कानून है, लेकिन अब इस कानून में हमारे यहाँ कोई अमल पहला तो दुनिया में कहीं नहीं है। 4 शादियाँ शायद ही दुनिया में 0.something कुछ हो पूरे मुसलमानों के पास, लेकिन आज इनको इशू नहीं बनाना चाहिए। और रह गया जैसे कि एक खदशा ये है कि मुस्लिम पर्सनल में ये तब्दीली करेंगे कि मर्दों के समान औरतों को जायदाद में हक दिया जाए। तो भाई औरत को इस्लाम में 4 तरफ से पैसा मिलता है। एक तो ये कि बाप की और माँ की प्रॉपर्टी में लड़के से आधा, दूसरा उसको मिलता है शौहर की प्रॉपर्टी में 12%, तीसरा उसको महर की शक्ल में नगद की शक्ल में मिलता है। 4 तरफ से औरत की आमदनी के स्रोत हैं। अब रह गया कि उसके साथ ही उसकी ज़िंदगी भर के नान नफ़के की जिम्मेदारी मर्द की है, औरत की नहीं है। इसलिए इस्लाम ने समाज में तवाज़ुन कायम रहे ऐसे नियम बनाए हैं जिनका विरोध करने के बजाय उस पर संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। हमें उन कानून पर गौर करना चाहिए जो हमारे देश के अंदर बना दिए गए हैं कि अगर लड़का और लड़की दोनों सर्विस में है और लड़का मर जाता है तो उसकी तमाम तर एसेट्स जो हैं वो उसके पिताजी को दी जाएंगी, और अगर बहू मर जाती है तो भी ससुर को दी जाएगी। तो ये जो असमानता के नियम हैं इन पर गौर करें, इनको देखें। हमें ये सुझाव देने चाहिए, लेकिन हम विरोध करने उतर जाएं। हम विरोध उस वक्त करें जब हमें मालूम हो कि गवर्नमेंट क्या ला रही है। जब तक किसी को कुछ मालूम नहीं है, अंधेरे में तीर चलाने का कोई मतलब नहीं होता है। और हम यही अपील करती है ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल कि हमें इस तरह के उन्माद भड़काने वाले चीज़ों से बचना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी हो या पर्सनल बोर्ड हो या जमीयतुल उलमा हो, इनके किरदार को भी देखा जाए कि ये क्या करते हैं और क्या करते रहे हैं। इन्होंने हमेशा हर उसमें आग में घी डालने के सिवा कोई काम कंस्ट्रक्टिव नहीं किया। पर्सनल बोर्ड ने आज तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपनी कमेटियों का गठन किया नहीं, इसलिए कि कहीं वो नजवे और उनके हाथ से ना निकल जाए पर्सनल बोर्ड। और वो जो चाहते हैं घर में बैठ के कुल्हड़ में गुड़ फोड़ते हैं, और उसमें कितने लोगों का प्रतिनिधित्व है, मुसलमानों के कितने पसमानदा लोगों का प्रतिनिधित्व है, कितने सुन्नियों का प्रतिनिधित्व है, ये सब चीज़ें देखने की चीज़ें हैं। और ये सब सिर्फ एक ही गेम इनका रहता है कि इनको विदेशों से चंदा करना और इस देश के अंदर सांप्रदायिक उन्माद को भड़काना। पर्सनल बोर्ड तक की अपनी बात भी पहुंचा दी है, और वैसे मैं एक खत भी लिखूंगा कि पर्सनल बोर्ड विरोध और इसके समर्थन के बजाय पर्सनल बोर्ड इसकी स्टडी करने की कोशिश करे कि उनसे मांगे, भाई मोदी जी आप क्या लाना चाहते हो, पहले पार्लियामेंट के अंदर आप लेकर के आइए। देश की 140 करोड़ इंसान थोड़ी कानून बनाते हैं। कानून बनाने के लिए हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुंतखब करके ऐवानों में भेजते हैं और वो उस पर डिस्कशन करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, फिर अपनी राय देते हैं। तो अगर गवर्नमेंट कोई लाना चाहती है तो उसका पहले खाका लाए और उसको बुद्धिजीवियों और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बीच में रख करके उस पर डिस्कशन करे, फिर उस पर जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो ओपिनियन दे। जनरल लोगों से आप अपना खत डालिए, ये करिए, क्या बेवकूफ़ी की बातें हैंगी। और इससे परहेज